दर्शकों, देवियों, सज्जनों, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं, उपलक्ष्य होते हैं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक जी आपसे एक बौद्धिक में टीवी पर मिलते हैं। आज एक ऐसा अवसर है। अवसर वो है, किताब है एक वीर सावरकर पर। लेखक, चिंतक, विचारक उदय माहुरकर और उनके साथ चिरायु पंडित, उन्होंने ये एक पुस्तक लिखी है, वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड इंडियाज पार्टीशन। ऐसा व्यक्तित्व जो देश का विभाजन रोक सकता था। मैं सीधे सरसंघचालक जी के पास जाता हूं। स्वागत है आपका दर्शकों के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार। वर्तमान भारत का हम परिप्रेक्ष्य देखें तो वीर सावरकर की प्रासंगिकता आपको क्या दिखती है? सर्वांगीण प्रासंगिकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एकात्मता का जो सूत्र उन्होंने दिया वो दूसरे शब्दों में संविधान में भी वही अंकित है। उसकी कभी नहीं थी इतनी आवश्यकता आज महसूस हो रही। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उन्होंने जो जो इशारे दिए थे वो सब सत्य होते हुए अब अपनी तैयारी के मामले में सुरक्षा की उनका कहना सबसे अधिक प्रासंगिक लग रहा है। तो समाज सुधार के क्षेत्र में भी उन्होंने जो जो बताया वो सब प्रासंगिक हो रहा है जी। तो इसलिए एक तरह से सावरकर जी के सर्वांगीण स्वीकार का युग आ रहा है, ऐसा लगता है। मैं उस पर और वह चर्चा करूंगा। उदय माहुरकर जी की जो किताब है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपने उसकी प्रस्तावना लिखी है। पहली बात मुझे ध्यान में आई, उदय जी को मैं पहले से जानता हूं और सावरकर जी के भक्त हैं, लेकिन इसमें भक्त का जो पैशन है उससे वो अलग होकर एक क्रिटिकल नजर से डाटा के आधार पर सारे कंक्लूजन्स दे रहे हैं और बहुत अच्छा रिसर्च इसमें किया है। सावरकर जी के बारे में जैसा मैंने भाषण में भी कहा, कीर जी की जीवनी उपलब्ध है, विक्रम संपत जी के 2 वॉल्यूम उपलब्ध, उनका अपना अपने इसका एक महत्व है कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में सावरकर जी ने तब क्या कहा था, सावरकर जी की प्रवृत्ति क्या थी, इन सारे के बारे में समकालीन उनके कहे हुए और अन्य लोगों के कहे हुए बातों को लाकर और एक आर्गुमेंट प्रस्तुत करता है। आर्गुमेंट यानी नॉट एट ऑल आर्गुमेंट, कंक्लूजन प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत अच्छी किताब उस दृष्टि से आई है। मैं आपकी प्रस्तावना से एक कोट कर रहा हूं। आपने कहा है कि सावरकर को विभाजनकारी ताकतों से लड़ने और भारत को मजबूत और एकजुट राष्ट्र के रूप में मदद करने वाला मार्गदर्शक आपने सावरकर जी को बताया है। हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार में बताएं इसके बारे में। ऐसा है, भारत के विभाजन के बीज एक मूल धारणा में है कि टू बी डिफरेंट इज टू बी सेपरेट। विशिष्ट होना, विविध होना यानी अलग होना। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की भारतीयता इसके बिल्कुल उल्टे तत्वों पर आधारित है कि एक होने के लिए एक सा होना नहीं पड़ता। मूल में हम सब एक है, हम अलग अलग है, हमको एक होना ऐसा नहीं है। हम एक है इसलिए हमको एक रहना चाहिए। ये बात अगर उस समय खरी खरी बताई जाती सबके द्वारा तो विभाजन नहीं होता। सावरकर जी चिल्ला चिल्ला के इसी बात को कहते रहे कि हम एक है और हमारी एकता का आधार ये है। इस एकता के आधार के पीछे समाज की शक्ति नहीं है, उसकी संगठितता नहीं है, इसलिए उसको कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए हिंदुओं को शक्ति संपन्न, बल संपन्न होना चाहिए। साफ साफ बताना चाहिए कि लेन देन सौदे की भाषा नहीं चलेगी। भारत एक है, इसलिए भारत को एक रहना चाहिए। आप भी उसी एकता के हिस्सा हो। अपना हिस्सा कर्तव्य में भी उठाओ, अपना हिस्सा भोगों में भी उठाओ। ये साफ साफ भाषा उनकी थी। वो अगर सबकी हो जाती तो फिर विभाजन नहीं होता। सेपरेटिज्म और तुष्टीकरण, अपीजमेंट, ये 2 विषय हैं। मैं उस पर आपके पास आऊंगा। मैं उदय दादा से 2 कमेंट लूंगा। पहले आपका भी स्वागत है। आपकी किताब का मैं जो एक बात समझना चाह रहा था कि ये विचार कैसे आया, मतलब व्हाट वाज द ट्रिगर, और दूसरा कि इसमें कौन से खास बिंदु हैं जो आप जिन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? देखिए, मैंने जैसे किताब में कहा है कि सावरकर क्रांतिकारी है, उनको तो पूरा विश्व, पूरा देश जानता है। पर सावरकर के देश के विभाजन को रोकने के क्या प्रयास थे
और सावरकर की जो विजन है राष्ट्रीय सुरक्षा की और कूटनीति की, वो कितनी सार्थक है आज के युग में, ये विचार मुझे आया था। ये विचार जब आया मुझे कि मैंने देखा कि डिबेट चल रही है, डिबेट के अंदर सावरकर जी पे आक्षेप लगाए जा रहे हैं। आक्षेप इसके लिए लगाए जा रहे हैं कि जितनी ही मुस्लिम मतों की भूख बढ़ेगी, उतनी ही आवश्यकता सावरकर जी को बदनाम करने की भी बढ़ेगी। तो मैं देखता था कि सावरकर जी पे जो आक्षेप हो रहे हैं अलग अलग टाइप के, इसके मूल में क्या है। इसके मूल में मुझे लगा कि एक विचार है अराष्ट्रवादी तत्वों का कि सावरकर हमारे जो युवा पीढ़ी है उसका आइकॉन न बने। पूरा प्लान जो है, जिसको मैं बोलता हूं एलाइन आइडियोलॉजीज, षड्यंत्र, एलाइन आइडियोलॉजीज जो राष्ट्रता में नहीं मानती, मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करूंगा, एलाइन आइडियोलॉजीज, उनका क्या है कि उनका जो एक दृष्टिकोण है भारत का, वो एक फ्रेगमेंटेड भारत का है जी, कि भारत के टुकड़े हों, इस टाइप का उनका दृष्टिकोण है जी। जबकि सावरकर जो हैं वो देश के अखंडता और एकता के सबसे बड़े प्रतीक हैं जी। तो उनकी छवि को कैसे तोड़ना, ताकि आगे की जो युवा पीढ़ी है उनको ना पकड़ ले। दूसरा कि सावरकर जी के, जैसे मैंने बताया मेरे स्पीच में आज, कि सावरकर जी के राष्ट्रवाद के अंदर सभी धर्म सभी जातियों को समान अधिकार है। तो सावरकर जी का अगर असली मैसेज पहुंचता है उनका लोगों को, तो ऐसे कुछ लोग होंगे अल्पसंख्यकों में जो ये कहेंगे कि भाई इसमें बुरी बात कोई नहीं है। एक मुसलमान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक बार फ़ोन किया मुझे, एक मैंने आर्टिकल लिखा था उसमें लिखा था, तो उनका फ़ोन आया मुझे कि मावरकर जी हमको तो मालूम ही नहीं है। मैं आपको ना ये जो इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको आपके जो चैप्टर है 2 किताब में मैं देख रहा था, उनका मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक, तो उसके रेफरेंस में आप जरा बताएं। डॉन ऑफ द सावरकर एरा और दूसरा है सावरकरिज्म अ विजन दैट रीशेप्स इंडिया। तो इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में मुझे जरा फिर से आप बताएं। डॉन ऑफ द सावरकर एरा हम उसको ऐसे देखते हैं कि 370 है, 370 को हटाना, इट इंडिकेट्स डॉन ऑफ द सावरकर एरा। राम मंदिर के रास्ते खोलना, इट इज डॉन ऑफ द सावरकर एरा, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारों ने हजारों लाखों टेंपल तोड़े। उसके सामने विभाजन होने के बाद, भारत के मुसलमानों को अलग देश देने के बाद भी हम हमारा राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं बना सकते? ये कैसी विडंबना है जी। तो हम इसको डॉन ऑफ द सावरकर एरा बोलते हैं। और सावरकरिज्म अ विजन रीशेप्स इंडिया, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें उसके अंदर हमने उसमें सावरकर जी के विजन को रीइंटरप्रेट किया है। जैसे हमने कहा है कि भारत में ऐसे कई रोड हैं जो मुस्लिम आक्रमणकारों के नाम पे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आक्रमण जिन्होंने भारत हिंदुओं पे और जो लोकल पॉपुलेशन पे अत्याचार किए थे, उनके नाम पे रोड क्यों होनी चाहिए? अकबर का हम मान सकते हैं, समझे ना। हम वाजिद अली शाह के नाम पे रोड उसको मान सकते हैं, जो लखनऊ के जो नवाब थे, ठीक है ना। तो हम खिलजी, तुगलक और खास करके लोधी के नाम पे हम क्यों रोड? तो हमने विजन ये दिए कि इन रोडों का नाम जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम हो गए उनके नाम पे देना चाहिए। तो ये एक विजन को हमने, सावरकर जी की विजन को हमने, राष्ट्रीय सुरक्षा की और राष्ट्र की विजन को उनको हमने एक तरीके से रीइंटरप्रेट किया है। मैं उस विषय पे फिर से आऊंगा। आपने एक वो अलाइड इंटरेस्ट की बात की सरसंघ चालक जी, हिंदुत्व के खिलाफ उदय दादा ने नाम नहीं लिया, पर एक षड्यंत्र जैसा दिखता है। एक माहौल बनाया गया सावरकर जी को एक माध्यम बना के कि कोई भी हिंदुत्व के बारे में बात करे, प्रचार करे, पर एक खास धड़ा है जिसको ये उदय दादा अलाइड इंटरेस्ट कह रहे थे। मैं समझता हूं वामपंथ का बहुत वर्चस्व रहा है, एक दुष्प्रचार शुरू हो जाता है। आप उसको कैसे देखते हैं? स्वाभाविक बात है, क्योंकि तोड़ो और राज करो, ये नीति अंग्रेजों की थी, आज भी चलती है। राजनीति में बांट के ही करना पड़ता है। तो जिनके इंटरेस्ट है, स्वार्थ है, और जिनको भारत खड़ा होना नहीं चाहिए उनको भी भारत बटा रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। तो जोड़ने वाली बात को दबा देना, जोड़ने वाली बात को बदनाम करना, जोड़ने वालों को विलन बनाना,
ये एक इंटेलेक्चुअल टैक्टिक पहले से चली है। अंग्रेजों ने भी वही किया, उन्होंने सॉफिस्टिकेटेड वे में किया, क्योंकि उनको चुनाव वगैरह लड़ने नहीं थे। उन्होंने पाठ्यक्रम बदले, उन्होंने रिसर्च अलग तरह से करवाया। तो अभी उसका पब्लिक मैनेजमेंट भी इसी के कारण चलता है कि लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए और हमारी एकता का जो सूत्र है उसको छोड़ दें, तो भारत बटा रहेगा। और राजनीतिक या अन्य स्वार्थ, देश के अंदर भी लोग हैं, देश के बाहर भी लोग हैं, उनको ये चाहिए। आपने कहा कि ये पहले से हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम के समय से हुआ है। एक चीज मेरे ध्यान में आती है कि हम जो पाठ्यक्रम की आपने चर्चा करी, पाठ्यक्रम में जब देखते हैं तो एक वॉइड दिखता है कि जो राइट विंग जिसे कहते हैं, हमारा जो हिंदुत्व का एक हिस्सा है, दक्षिणपंथी जो विचारधारा है, वो बहुत दिखती नहीं है। सावरकर को एक वो निमित्त बना के हिंदुत्व को या उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा स्वतंत्रता संग्राम में, उसको बिल्कुल वो साफ कर देते हैं। फैक्ट्स बाहर आएगी तो ऐसा नहीं होगा ना। कुछ थे ऐसे जो दक्षिणपंथी थे और स्वतंत्रता संग्राम दक्षिण पंथ वगैरह सारा ये बहुत बाद में आया है जी, यानी ये परिभाषा ही बाहर से आई है जी। तो राइट और लेफ्ट क्या होता है, वहां संसद में राइट और लेफ्ट कौन बोलते थे वैसा, और लेफ्ट में कम्युनिस्ट होते थे, इसलिए कम्युनिस्ट यहां लेफ्टिस्ट हो गए, वरना लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है, ये परिभाषा ही अलायन है। हमारे यहां पर स्वतंत्रता संग्राम में सब लोगों ने भाग लिया है। मुझे पता है सांगली में एक थे, उनको काम दिया था हमारे प्रांत संघ चालक जी ने, वसंत दादा पाटिल जेल तोड़ के बाहर आएंगे 1942 में, उनको कंधे पर लेके सुरक्षित विश्राम बाग स्टेशन पर पहुंचाना, तो जंगल के रास्ते कंधे पर लेकर दौड़कर चले गए। उनको मैं 4 बार मिला हूं। मुझे पता है चिमूर आष्टी जो महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध कांड हुए, तो दोनों जगह स्वयंसेवक पकड़े गए। चिमूर में एक स्वयंसेवक गोलीबारी में शहीद हो गया और फांसी के तख्ते तक गए, प्रयास करके वो लौट गए। एक जनरल एमनेस्टी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुई उसमें वो सब लोग छूट गए। अन्य भी लोग थे लेकिन हमारे स्वयंसेवक भी थे। और ब्रिटिश कलेक्टर्स के उस समय के रिपोर्ट्स है जी, वो कहते हैं कि अभी ये लोग प्रकट तौर से कुछ दिखाते नहीं है, लेकिन ये जब बड़े हो जाएंगे, संघ के बारे में डिटेल सर्वे अंग्रेजों का, कितनी शाखाएं हैं, कहाँ शाखाएं हैं, एक शाखा में यूनिफॉर्म वाले स्वयंसेवक कितने हैं, कौन कौन आया, क्या बोला उसने भाषण में, पूरा उन पे पूरा, उसके आधार पर हर जिले का कलेक्टर कहता है आज ये शांत दिखते हैं, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो ये हमारे लिए संकट खड़ा कर देंगे। अब ये उनका भी ऑब्जर्वेशन है। तो डॉक्टर हेडगेवार स्वयं स्वतंत्रता संग्राम में से ही आए, तो पाठ्यक्रम में नहीं दिखता है। नहीं दिखता है तो क्या करेंगे, पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा। जी, तो मैं माहुरकर दादा से एक प्रश्न लेता हूं। आपकी जो प्रीफेस आपने लिखा किताब के प्रस्तावना, उसमें आपने ऐसा चर्चा किया है कि ये हेगियोग्राफी नहीं है, बहुत ही प्रेज नहीं है। सरसंघ चालक जी ने भी इसका मेंशन किया कि आपने बहुत पैशन से लिखा है, बट फिर पैशन के साथ डिस्पैशनेट भी हुए हैं। तो आप थोड़ा अपना आकलन बताएं कि आप जब कहते हैं कि इट्स नॉट ए हेगियोग्राफी, आप उसका व्हाट डू यू मीन? पहली बात तो मैं जो थिंकिंग है उसके बारे में कमेंट करूंगा कि मैं वीर सावरकर का जो नेशन फर्स्ट है उसको पूरी तरीके से उसको फॉलो करने का प्रयत्न करता हूँ। मैंने जब इस किताब का रिसर्च किया, मेरे और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित ने, तो हम दंग रह गए कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने भी जो अच्छे स्टेप्स लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो वीर सावरकर जी ने उसको भी वेलकम किया जी। तो उस आधार पे मैंने एक सावरकर के नेशन फर्स्ट के आधार पे किताब लिखी है हम लोगों ने, और हमने बड़ा चर्चा की हम दोनों लेखकों ने कि भाई इसमें अपने को ऐसा नहीं दिखना चाहिए हेगियोग्राफी है। तो हमने जैसे कि एक सब सेक्शन है किताब का, वो गांधी जी और सावरकर जी की कुछ जो विचार है उनको कंपेयर करते हुए, तो हमने उसमें कहा है कि जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, तो हमने कहा है कि गांधी जी का जो इकोनॉमिक थिंकिंग था वो सुपीरियर था, और सावरकर जी का जो इकोनॉमिक थिंकिंग है वो एक मॉडर्न इकोनॉमिक थिंकिंग है जो आजकल फॉलो हो रहा है, उसको आप नेहरूवियन भी बोल सकते हो, इकोनॉमिक थिंकिंग। आप समझे ना? तो ये इस टाइप के हमने मूल्यांकन किए हुए हैं सावरकर जी के। और अगर 2 गलतियां उनकी थी तो उस पर भी हमने प्रकाश डाला है। मुझे 2-3 सवाल आपसे लेने हैं सरसंघ चालक जी, इन्हीं से जुड़े हुए। आपने कहा पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा। हम पिछले 7 दशक में जो हमारे स्वतंत्रता के निकले हैं,
हमने देखा, जिसकी एक फलश्रुति हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखी कुछ साल पहले, कि एक विचार विशेष का प्रभुत्व रहा है, वामपंथ कहें या उसके अलाइड इंटरेस्ट, जैसा उदय दादा ने कहा। ये बुद्धिजीवियों में तो दिखाई ही है। तो उसका प्रभाव जो है, जो बाहर से आया था, वो मूल विचार जो बाहर से आया था, उसकी और जो यहाँ का मूल विचार है, उसकी जो जद्दोजहद चली है, आज हम उसको किस पड़ाव पे देखते हैं और कब हम देख पाएंगे कि जो मूल विचार है वो बाहर के विचार को उस पर विजय पाए? थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक तो सत्य का उदय नित्य होता है। लोग को गोबेल्स का कोटेशन देते हैं, 100 बार झूठ बोलो तो वो सत्य बन जाता है। हमारे देश में कोटेशन सत्यमेव जयते ये है, और यहाँ सबका सत्य उजागर इतिहास में हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है, आगे भी होगा। लेकिन अब ये जितने प्रयास पूर्वक सन 1860 से किया गया, 1860 से आप ये मानिए कि 2014 तक उसी का पुरस्कार था, तो कितने साल हो गए? 140 या ज्यादा भी। अब उसका प्रभाव जाने के लिए कुछ तो समय लगेगा, उतना ही समय लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये किसी को करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, सत्य उजागर होता ही है। ये नहीं कहा, उदाहरण देता हूं, रशिया में ऐसे ही दबा गया, रशिया के स्वाधीन इतिहास को कम्युनिस्ट प्रभाव के अंदर। दूसरा महायुद्ध हुआ और हिटलर ने एकदम वॉर घोषित किया रशिया के खिलाफ, तो स्टालिन के पास जनता को प्रेरित करने के लिए दूसरा कुछ नहीं था। तो पीटर द ग्रेट, कैथरीन द ग्रेट, इसके इतिहास फिर से भाषणों में आने लगे, पढ़ाने जाने लगे। यहां तक कि रशिया में जो बुद्धिस्ट वगैरह वगैरह लोग थे, उनके मठ मंदिर फिर से खड़े किए गए, सबकी प्रेरणा जगी। ऐसे होता है सत्य। परिस्थिति सत्य को उजागर करती ही है। प्रयास में भी लोग हैं, इसलिए नेचुरली जितना समय लगता उससे थोड़ा पहले होगा, ऐसा लगता है। लेकिन अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो होगा। इस किताब में मुझे खुद जब मैंने पढ़ी तो 2-3 पहलू ऐसे लगे जो कभी ध्यान में नहीं आए। दादा ने मेंशन किया कि गांधी और सावरकर का जो संबंध था, जिसके बारे में आपने अपने प्रवचन में भी बोला। एक हम प्रक्रिया कुछ समय से देख रहे हैं, या एक ऐसा विचार आता है कि गांधी हूं, सरदार पटेल हूं, इस पुस्तक में भगत सिंह और सावरकर के संबंधों के बारे में है, सावरकर और बाबा साहेब के संबंधों के बारे में है। तो एक उसको इस तरह से सामने रखा जाता है कि ये कोशिश की जा रही है दक्षिण पंथ के द्वारा कि ये जो सर्वमान्य जो हमारे महापुरुष थे उनको अपने में दिखाया जाए। उल्टा है, ये कोशिश की गई है कि महापुरुषों को बांट दिया जाए। ये महापुरुष इतने हाइट के लोग थे सब, और इतनी गहराई के लोग थे कि मतभेदों को लेकर मन में तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता पालने वाले ये लोग नहीं थे। अत्यंत उदार मानसिकता वाले और प्रजातांत्रिक मानसिकता वाले लोग थे। तो मतों का विरोध हो सकता है, लेकिन मत रखने वाले का सम्मान होता था। उसके चलते अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे वर्ग में आके भोजन करके गए हैं, हमारे कार्यक्रम के समारोह में रहे हैं। उनके डॉक्टर एडवर्ड्स का साथ परिचय था, गुरुजी के साथ परिचय था। सावरकर जी के बारे में उनका मत बहुत आदर करते थे वो सावरकर जी का। सावरकर जी भी उनको देखते थे। उन्होंने दीक्षा परिवर्तन किया। तो गुरुजी का संदेश है कि शंकराचार्य की बुद्धि और बुद्ध का हृदय लेकर कोई महापुरुष आए, ऐसा विवेकानंद चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में मुझे वो संगम दिखता है, यानी वो हम हिंदू नहीं है ऐसा करने जा रहे थे। उस पर गुरुजी का ये संदेश है। सावरकर जी ने भी उनको समझ लिया, और एक उनके बहुत परम स्नेही थे, संत थे गाडगे महाराज, उन्होंने भी उनका विरोध नहीं किया। ये सब हिंदुत्ववादी थे। तो ये संबंध रहते थे, एक दूसरे की बात समझते थे। मतों में अलग था तो उसमें वो परहेज नहीं करते थे साफ साफ बताने का। लेकिन इसका मतलब उनकी दुश्मनी थी वगैरह, ये
आज के लेवल की जो राजनीतिक नेताओं की चलती है वैसा उस समय नहीं था। और ये बहुत अभी स्वतंत्रता के बाद तक, जब तक ये टॉल एंड डीप पर्सनैलिटीज वेयर अलाइव, ऐसा था। आपने कहा महापुरुषों को थोड़ा विभाजन करने की कोशिश की, और खासतौर से सावरकर का जो डिमोनाइजेशन जिसे कहें एक हुआ, उसका एक पहलू ये है कि जो किताब में भी आता है कि कुछ विषयों को छोड़ दें तो शायद आरएसएस और सावरकर में भी मतभेद थे। ऐसा सच में था या ये भी एक परिकल्पना है या षड्यंत्र है? सावरकर जी पॉलिटिक्स में थे, संघ पॉलिटिक्स से बाहर रहा है। डॉक्टर एडगर और सावरकर जी के बहुत अच्छे संबंध थे। सावरकर जी के बड़े भाई वो संघ के विस्तार में बहुत सहायक थे। मतभेद क्या होंगे? मतभेद नहीं हो सकते। छोटी छोटी डिटेल्स की बातें रहती है, जैसे संघ के स्वयंसेवकों को समाज को जोड़ना है तो भाई चुनाव वुनाव की झंझट में ज्यादा मत पड़ो। सावरकर जी को पॉलिटिक्स में रहना है तो चुनाव तो लड़ना ही है उनको, और स्वयंसेवक अलग रहेंगे तो कभी लगेगा कि हिंदू विचार के लोग हैं आप नहीं लगेंगे तो कैसा होगा, ऐसे कुछ कहा होगा उन्होंने, पता नहीं। लेकिन संघ में तो कभी, मैं बचपन से हूं, मैंने कभी भी सावरकर जी के बारे में एक अनुदार शब्द नहीं, उल्टा ये जो मैंने कविताएं वगैरह बताए हम कंठस्थ करते थे जी। शाखा में इसको सांगीत गाते थे हम, अभी भी गाते हैं। अपने किताब के अंदर इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है जो कहीं मिलता नहीं है। उसकी उन्होंने जो भाषा प्रयोग किया है एकदम पौराणिक है। मैं उसका मैं अर्थघटन करूं तो सावरकर जी ने 1939 में कहा था कि संघ ऐसा एक वटवृक्ष बनेगा कि जो संकट के समय में पूरे देश को प्रोटेक्ट करेगा, पूरे देश की रक्षा करेगा। मैं आशा करता हूं सब किताब पढ़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा समय आएगा, लगभग आया है। हम कुछ बदलाव भी देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, 370 हटा है। आपको लगता है आज की देश की जो दिशा स्थिति है वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रही है और सावरकर विचार को इम्प्लीमेंट करके राष्ट्र हित में और भारत को पूरे विश्व में जो जगह मिलनी चाहिए उस तरफ ले जा रही है? बहुत कुछ ऐसा है ही, लेकिन दो बातें होती है। एक चलती है व्यवस्था, दूसरी चलती है नीति। तो नीति का मतलब वो नीति नहीं, व्यवस्था जिस नीति पर चलती है वो नीति नहीं, समाज की नीति। तो ये जैसा चल रहा है नीतिगत, जैसे 370 हटाना, कायदे से सारा करके प्रोसीजर वगैरह हट गया, वो 370 हटने से लाभ होता है ये अनुभव देने का भी प्रयास चल रहा है। राम मंदिर ये अपने स्वत्व का प्रश्न है, कोई पूजा का प्रश्न नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजरली उसका निर्णय दिया, कोई किसी ने कराया नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने सारा विचार करके इतना लंबा डिलीबरेशन करके अब निर्णय दे दिया। अब ये जो बातें होती है वो तो एक दिशा में जा ही रही, साथ साथ समाज को पॉलिसी वगैरह का विचार तो सरकार के लोग करेंगे, समाज को भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। लेकिन सावरकर जी की जो देशभक्ति है, अनअलॉयड पेट्रियोटिज्म, सौदा नहीं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, लेकिन देश हमें नहीं देता है तो भी हमको देना है, ऐसा उनका था। तो हम इस देश में सौदे के आधार पर नहीं जुड़े हैं, हम इस देश के साथ एकात्म हैं, ऐसा अनअलॉयड पेट्रियोटिज्म। और इस विचार के साथ जीने में कष्ट आता है तो किसी भी हद तक जाकर उसको सहन करेंगे, किसी भी हद तक जाकर त्याग करेंगे, ये तैयारी इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और आनंद की बात है कि ये व्यवस्था में जैसा हो रहा है, सरकार की नीति में जैसा हो रहा है, वैसे समाज के नीति में भी ये बातें धीरे धीरे लाने का बहुत बड़ा प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और नई पीढ़ी में खासकर थोड़ा थोड़ा ये इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि बातें उधर जाएगी। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी, इस पुस्तक के अंदर जितने भी आक्षेप सावरकर जी पे हुए जी, हमने खूब मेहनत करके और खूब प्रमाण खोज के सभी एक एक आक्षेप उनका जो विरुद्ध है वो गलत है जी, और षड्यंत्र से भरा हुआ है। ये बात इस पुस्तक में बहुत बड़ी बात है। ये भगत सिंह का हमने मुद्दा लिया है,
तो भगत सिंह को कम्युनिस्टों ने कैसे हाईजैक कर लिया उसके खूब प्रमाण दिए हमने इसके अंदर। भगत सिंह जी को सावरकर जी के सामने रखने का प्रयत्न किया है, वो भी कितना गलत थे जी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, दोनों एक दूसरे के एडमायरर थे, तो उस पर भी हमने काफ़ी प्रकाश डाला। इसके अंदर सावरकर के अगेंस्ट में जो पूरा चला ये डेमोनाइजेशन ऑफ सावरकर, वो कितना गलत था। मैं तो कहता हूँ कि ये इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसीज एवर। Demonization of a patriot like Savarkar, who was not just a patriot, a prophet, a savant, a unifier. उनको जिस तरह बदनाम करने का प्रयत्न हुआ गए 70 सालों के अंदर, मैं मानता हूं कि ऐसा षड्यंत्र, ऐसी कॉन्स्पिरेसी दुनिया ने कहीं भी नहीं हुई होगी। आशा करते हैं कि ये षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा इस किताब से, और देश की जो खासतौर से युवा पीढ़ी है वो इससे जो संदेश लेना चाहिए सावरकर और गांधी के बारे में, सावरकर और भगत सिंह के बारे में, सावरकर और अंबेडकर के बारे में, वो लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।